जी, नमस्कार सभी को। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा इस वीडियो को देखने के लिए। जी, सबसे पहले आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही मैं आज आपको कुछ बहुत अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में और मैं कुछ बेसिक जानकारियाँ आज आपको दूँगा। ये मेरा एस्ट्रोलॉजी पर पहला वीडियो है। मगर सबसे पहले हम ये जान लें कि एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए, यानी भगवान से उसका कुछ कनेक्शन होना चाहिए। वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, वो शाकाहारी होना चाहिए, किसी प्रकार का नशा भांग इत्यादि नहीं करना चाहिए। तभी जाकर वो एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी देखिए 70% तक 70% तक तो अलग-अलग थ्योरीज़ हैं, अलग-अलग रूल हैं। परंतु 30% इसमें आपका इंटेलिजेंस और इंट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इंट्यूशन शुद्ध तभी होगी जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो देर ना करते हुए सबसे पहले इसको इस कक्षा को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं श्री भगवान को याद करता हूँ, ठीक है? तो मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करके आपको मैं सारी बातें एक-एक करके बताऊँगा, जिससे आप लोग सारी बातें समझ पाएँगे। आज हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि जो हर एक कुंडली में जो 12 घर हैं, जिन्हें 12 भाव कहा जाता है, उनके क्या-क्या सिग्निफिकेशंस हैं। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उसके बाद हम कुछ राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा हमारा आज का वीडियो। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, कृपया आप मुझे 10 सेकंड का समय दें। कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है। हुँ, जी मैं आपको तो देखिए, ये 12 घर हैं। ये पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ और 12वाँ। अब इसके एक-एक घर के बारे में मैं आपको बताते जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब मैंने 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पहला घर है, ठीक है? हालाँकि जब आप कुंडली देखेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा 1 अगर यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब इस पहले घर में मेष राशि है। बट हालाँकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये 1 का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये पहला घर है। अब इस केवल आपको समझाने के लिए। तो पहला घर क्या बताता है? पहला घर आपको आपके बारे में बताता है, आपका सेल्फ, बॉडी, माइंड, सोल ये सारी चीज़ें, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीज़ें अगर देखनी है, तो ये पहले घर से देखनी जाती है। अब इसके बाद आता है दूसरा घर। दूसरा घर बताता है हमें हमारे फाइनेंस के बारे में, स्पीच के हमारी जो वाणी है उसके बारे में और हमारे कुटुंब, हमारी फैमिली के बारे में। इससे बैंकिंग इत्यादि भी चीज़ें देखी जाती हैं। किसी भी प्रकार का जो चल संपत्ति है, जैसे सोना, गहना, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें दूसरे घर से देखी जाती हैं। तीसरा घर होता है करेज का, आपके पराक्रम का। तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे वो फ़ोन पे हो, चिट्ठी के द्वारा हो या फिर आप
कोई किसी का ईमेल पढ़ रहे हों या फिर आप किसी बुक को पढ़ रहे हों या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से देखा जाता है। इसके साथ ही साथ आपके छोटी भाई-बहनों को जो भाई-बहन होते हैं, जो आपके कज़िन्स होते हैं छोटे, जो आपके नेबर्स होते हैं, वो भी तीसरे घर से ही देखा जाता है। अब आइए बात करते हैं चौथे हाउस की। तो फोर्थ हाउस जो है, जो चौथा घर है, चौथे भाव में ये घर देखा जाता है आपकी माता के लिए, जो व्हीकल, जो आपके पास वाहन साधन इत्यादि होते हैं, गाड़ी, अ, फोर व्हीलर, ट्रक या फिर किसी भी तरह का व्हीकल फोर्थ हाउस से देखा जाता है। किसी भी प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, आपका जमीन हो गया, ये सारा हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा अब आइए पांचवा घर हमें बताता है इट्स अ हाउस ऑफ रोमांस। किसी भी प्रकार का अफेयर, रोमांटिक अफेयर, किसी भी प्रकार का प्लेजर, चाहे वो शारीरिक हो, ठीक है, तो वो भी इसी घर से देखा जाता है। किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट, जैसे सिनेमा, म्यूजिक, किसी भी प्रकार का कोई शो, ओपेरा, किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट यहाँ से देखा जाता है। एक्टर या एक्ट्रेस बनने के जो भाव होते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। छठा घर है डिजीज, एनिमी, लोन्स एंड सर्विस। ठीक है, मतलब ये आपको रोग, शत्रु और ऋण के बारे में बताता है। छठे घर से आपकी नौकरी के बारे में भी हम देखते हैं। सातवां घर आपकी पत्नी या पति, आपके स्पाउस यानी किसी भी प्रकार का पार्टनर, आप किसके साथ जो भी लेन देन कर रहे हैं, सामने वाला जो आपका अपोनेंट है, अगर आप किसी के साथ कुछ मैच खेल रहे हैं तो आपके सामने वाला जो अपोनेंट है, वो आपका सातवां हाउस है। किसी भी प्रकार का आपका कॉम्पिटिटर आपका सातवां हाउस है। किसी किसी भी आदमी से आप लेन देन कर रहे हैं, कोई सामने वाला है, कोई किसी से भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सातवां हाउस है। जो आठवां घर है, आठवें भाव से हम किसी भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड गेन्स देखते हैं, जैसे अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक कहीं से पैसा मिल जाना जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी भी प्रकार का रिसर्च, जैसे बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, छुपी हुई वस्तुओं को निकालना, ठीक है? तो ये आठवां घर रिसर्च भी बताता है। अचानक एक्सीडेंट हो जाना, ये भी सातवां घर बताता है। क्रोनिक डिसीज़, जैसे यहाँ पर देखिए जो छठा घर है, ये आपकी बीमारी का है, बट वही बीमारी जब क्रोनिक रूप में धारण कर लेती है, जैसे देखिए पहले पेट में हल्का-सा अल्सर होता है, वो डिज़ीज़ में आ गया, मगर जब वही अल्सर बाद में कैंसर का रूप धारण कर ले, तो उसको क्रोनिक डिज़ीज़ के रूप में यहाँ पे डालते हैं। क्रोनिक डिज़ीज़ ऐसे जो कि लंबे समय तक चलते हैं, जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, उसे हम क्रोनिक डिज़ीज़ कहते हैं। 9वां घर है हायर एजुकेशन का। देखिए चौथा घर भी है बेसिक एजुकेशन का, जो चौथा घर है ये है बेसिक एजुकेशन, यानी 12वीं तक की पढ़ाई तो आप चौथे घर से देखेंगे, मगर 9वें घर से आप हायर एजुकेशन देखेंगे। आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सारी चीज़ें आप 9वें घर से देखेंगे। 9वां घर हमें जो लंबी यात्राएँ हैं उसके बारे में बताता है। 9वां घर आपके धर्म के बारे में भी बहुत सा परिचय देता है। 9वें घर से जो बड़े-बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो धार्मिक संस्थाएँ होती हैं, उनके बारे में भी देखा जाता है। अब आइए हम 10वें घर के बारे में बात करते हैं। तो 10वां घर यहाँ पर प्रोफ़ेशन का है। तो प्रोफ़ेशन, आप किस कर्म में जुड़े हैं, आपका कर्म क्षेत्र क्या है, ये 10वां घर है। आपका स्टेटस समाज में क्या है, आपका नाम, आपका रुतबा कैसा है, ये हम 10वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 11वां घर है रीयूनियन का। जैसे कोई बिछड़ा हुआ कोई आपका मित्र है जो बहुत दिनों के बाद आपसे मिला, तो वो 11वें हाउस के इफ़ेक्ट से होता है। आपके साथ फिर से रीयूनियन हो जाना। आपका जो सोशल सर्कल है, जो आप समाज में जिन लोगों के साथ आप उठते-बैठते हैं, आपका जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान, ये 11वां भाव है। इसी तरीके से जो 12वां भाव है, वो आपके खर्चे का भाव है, ठीक है? मगर ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी बताता है। इसके अलावा आपका शयन कक्ष है, ठीक है? जो आपका बेडरूम है, वो भी ये 12वां घर है।
विदेश में सेटल होना या फिर किसी भी विदेश से संबंधित चीज़ों को भी ये 12वां घर बताता है। देखिए, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताए हैं हर एक घर के बारे में, मगर हर एक घर आपको अलग-अलग संबंध भी बताता है। जैसे ये पहला घर आप स्वयं हैं, 7वां घर आपकी पत्नी है, चौथा घर आपकी माता है, ठीक है? ये 9वां घर आपके पिता का घर है, ठीक है? तीसरा घर आपके छोटे भाई-बहन है, 11वां घर आपके बड़े भाई-बहन, ठीक है? तो इसी तरीके से अलग-अलग रिश्ते को बताता है। 9वें से 9वां आपके दादाजी हैं, 9वें से चा चौथा यानी जो 12वां घर होगा, ये होगा आपकी माता का। हुँ, तो इसमें ये अलग-अलग संबंधों को दिखाता है, अलग-अलग बॉडी पार्ट्स भी एक-एक घर से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये आप स्वयं हैं, ये जो दूसरा घर है, ये आपकी दाहिनी आँख है और ये जो 12वां घर है, ये आपकी बाईं आँख है ना? तो ये भी एक अलग-अलग जो आपके बॉडी के पार्ट्स को दर्शाता है। तो एक-एक घर हज़ारों चीज़ों को बताता है, मैंने आपको बड़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक घर पे बहुत डिटेल में आपको सारी बातें बताऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपको हर एक घर के बारे में डिटेल जितना हो पाए, उतने डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अब आइए हम अपने राशि के बारे में जान लेते हैं। जी देखिए 12 राशियाँ होती हैं, आप सभी को पता है, ठीक है? पूरा जो चक्र है, उस पूरे चक्र में जो आकाशीय पिंड है, जो पूरा चक्र है, वो पूरा चक्र 360 डिग्री का है। उन 360 डिग्री के अंदर, ठीक है, हर एक अब आकाश को 12 भागों में बाँट दिया गया। आकाश को 12 भागों में बाँटने पर वो हर एक राशि 30-30 डिग्री की हो गई। हर एक राशि का अपना कोई स्वामी भी होता है। जैसे पहला ये एरीस राशि कहती है जिसको हिंदी में हम मेष कहते हैं। दूसरी राशि हर एक राशि का नंबर भी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हर जगह आपको राशि का नाम लिखा हुआ मिला नहीं मिलेगा। कई जगहों पर आपको केवल राशि का नंबर दिखेगा, तो राशि के नंबर से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी राशि है। तो जैसे नंबर 1 अगर कहीं लिखा है कुंडली में, तो समझ लीजिए वो एरिश मेष लग्न की राशि है। नंबर 2 लिखा है तो वो टॉरस यानी वृषभ लग्न की राशि है। नंबर 3 अगर लिखा है तो जेमिनी या मिथुन लग्न की राशि है। नंबर 4 है तो कैंसर जिसको कर्कट लग्न कहते हैं। नंबर 5 है तो लियो जिसको सिंह लग्न कहते हैं। नंबर 6 है तो वर्गो जिसको कन्या लग्न कहते हैं। नंबर 7 है तो उसको लिब्रा यानी तुला राशि कहते हैं। नंबर 8 है तो उसको वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि कहते हैं। 9 को सैजिटेरियस या फिर हिंदी में उसे धनु कहते हैं। नंबर 10 को मकर राशि कहते हैं या फिर इंग्लिश में उसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं। नंबर 11 को एक्वेरियस हिंदी में उसे कुंभ कहते हैं। नंबर 12 को पाइसेस हिंदी में उसको मीन राशि कहते हैं। अब देखिए हर एक राशि के अपने-अपने स्वामी होते हैं। जैसे इसको याद करने का मैं एक बड़ा अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए ये नंबर 1 और नंबर 8, ठीक है? पहले ये एक सेक्शन आप बना लीजिए नंबर 1 से नंबर 8। तो 1 और 8 मंगल, 2 और 7 शुक्र, 3 और 6 बुध, नंबर 4 यानी मून, नंबर 5 यानी सन। इसके बाद 9 और 12 ये हो गया, इसके स्वामी हो गए बृहस्पति और 10 और 11 इसके स्वामी हो गए शनि। ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये देखिए 1 और 8 के मार्स, 2 और 7 के वीनस, 3 और 6 के मरकरी। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बताया है। अब हर एक राशि के भी अपने-अपने एक स्वभाव होते हैं। उनका अपना-अपना एक तत्व होता है। उसके हिसाब से भी अगर जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में पहले घर में अगर एरिश मेष राशि है, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? उसका तत्व कैसा होगा? उस व्यक्ति का नेचर कैसा होगा? ये आप इस एरिश राशि से जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहे। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बहुत डिटेल में एक-एक चीज़ें बताऊँगा। मेरा मकसद ये है कि आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ क्योंकि देखिए भगवान की 2 शक्तियाँ हैं, एक परा और एक अपरा। जो पराशक्ति है, जो ज्योतिष है ज्योतिष को समझ लेने पर आप उस पराशक्ति से कनेक्ट करने के लिए ज्योतिष एक सेतु, एक ब्रिज के समान है।
इस ब्रिज के माध्यम से आप पराशक्ति से कनेक्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से ये पराशक्ति आकाश में अलग-अलग ग्रहों को चलाती है, चलायमान करती है और उसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत गहरी बात है, इसे आप धीरे-धीरे बाद में समझ पाएँगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हम आप सभी से ये आशा करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु।